नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं मैथ का एक प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चन लिया है। जैसा कि आपको पता है कि टोटल 3-3 मार्क्स का पूछा जाना है, यानी कि टोटल 60 मार्क्स के लिए ये सेशन बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। तो चलिए इसका सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है, एक किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को कितने दिनों में, तो 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो देखिए इसमें करेंगे क्या। तो देखिए सबसे पहले ए कितने दिन में कर लेता है, तो आप कहेंगे कि 40 दिनों में कर लेता है। बी कितने दिन में कर सकता है, तो बी इसे 50 दिनों में पूरा कर सकता है। ये देखिए 50 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आपको मिल जाएगा 200। ठीक है, 200 मिल जाएगा। अब देखिए ए और बी का अलग अलग कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो ए का कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे कि 5 निकल कर आ जाएगा। और बी का निकालेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो देखिए 4 निकल कर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, यानी ए और बी। तो देख लीजिए 5 और 9 कितने दिन तक, 5 दिनों तक करते हैं। तो 9 बचे 45 जो है ना काम इन लोग कर लेते हैं, यानी कि टोटल 45 काम जो है ये दोनों मिलकर कर लेते हैं 5 दिन में। तो टोटल वर्क कितना बचेगा, टोटल काम कितना बचेगा, था आप कह सकते हैं कि 155 बच जाएगा। ठीक है, 155 बच जाएगा। जब ये दोनों कर रहे थे 5 दिन मिलकर कर रहे थे, लेकिन अब बी क्या कर देता है, बी काम छोड़कर चला जाता है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि बी ने काम छोड़ दिया, तो ए अकेले कितने दिनों में करेगा। तो अब देखिए कि ए का कैपेसिटी कितना है, तो आप कहेंगे कि ए का कैपेसिटी आपकी 5 कितना है, 5 है। तो बस जो शेष काम बचा हुआ है, यानी कि 155 बचा हुआ है, इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए, यू विल गेट आंसर। तो करिए डिवाइड कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 5 दिया 15 और 5 कम 5, यानी कि टोटल 31 दिनों में ये पूरा कर लेगा। ठीक है, टोटल 31 डेज में ये कंप्लीट कर लेगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज कर रहे हैं, यानी कि 31 डेज में, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी इजी प्रश्न है वैसे, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.1/2% हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज 3690 बढ़ जाता है, तो मूलधन राशि कितनी होगी। तो देखिए आपको क्या करना है कि आप क्या करेंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट है दोनों का आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और कितना मिल रहा है आपको, तो 3690 मिल रहा है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो बड़े आसानी से समझ लीजिएगा कि PRT/100 होता है ना, कि यानी कि मूलधन इंटू समय गुने, मतलब कि PRT हो जाता है, मूलधन दर और समय डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम देखिए बहुत आसानी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पी तो नहीं पता है, पी चूँकि दोनों में सेम बराबर होगा। रेट कितना है, तो रेट देखिए कि 15 दूनी 26 और 1 27 हो जाएगा। ठीक है, तो आप चलिए सबसे पहले आप ऐसा कर लीजिएगा कि आप कर लीजिए पी इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27/2 हो जाएगा, जो हम पहला आर की बात कर रहे हैं। टाइम तो दोनों का सेम है, मान लेते 1 है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। माइनस करिए, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी तो सेम है। उसके बाद देखिए रेट कितना दिया हुआ है, तो 9% है, तो 9% टाइम तो दोनों का वार्षिक है, तो एक ही हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों का ही कितना बढ़ा हुआ है, मतलब कितना एक्स्ट्रा है, तो आप कहेंगे कि 3690 बढ़ जाता है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट आंसर। तो कितना हो जाएगा, देखिए पी कॉमन लेंगे आप, उसके बाद 27/2 बचेगा, है ना, और इधर फिर 9 बचेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 3690 हो जाएगा। इतना ही होगा। इसको आगे सॉल्व करते चले जाइएगा, तो क्या हो जाएगा पी, और देखिए कि 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 27 में से 18 जाएगा तो 9 बचेगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3690 हो जाएगा। बस कैंसिल कर लीजिए, तो 9 चौके 36 और 1 0। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 828200। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक 0 यहाँ पर था, और क्या था बताइए, जो अच्छा यहाँ पर 100 भी था ना, तो यहाँ पे 100 भी था, तो इसमें कितना 0 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ 100 भी था तो यहाँ पर 100 भी आ जाएगा। ठीक है, तो 3 0 हो जाएगा, यानी कि 82 में 3 0, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या कर देंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर
सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप खुद भी सॉल्व करिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगे और समझ में आ जाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड इसमें यूज़ करना है और कुछ फॉर्मूला भी यूज़ करना है। देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक कोण ओ पर मिलते हैं। यदि कोण बी ओ सी कितना दिया हुआ है, 142 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको कोण ए का मान फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। सपोज दैट हम बना लेते हैं एक त्रिभुज इस तरीके से, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। ए बी सी इसका नाम है, तो मैंने ए बी सी लिख दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बी और सी का, यानी इसका और इसका, ये दोनों का समद्विभाजक कितना बिंदु पर मिलता है, तो आप कहेंगे कि ये पॉइंट 0 पे मिल जाता है। उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि एंगल बी ओ सी, ये देखिए ये वाला एंगल जो है बी ओ सी, ये कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि 142 डिग्री दिया हुआ है, 142 डिग्री दिया हुआ है। और एक चीज़ आप क्या जानते हैं बताइए, एक चीज़ आप जानते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है, यानी कि आप ये कह लीजिए, मतलब अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि एंगल बी ओ सी, ये देखिए ये वाला एंगल, ये बी ओ सी की हम बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं। बी ओ सी इक्वल टू क्या होता है, तो अगर हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ये वाला ए एंगल को क्या मान लेते हैं, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, तब क्या होता है, इसका वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है और इसका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ का अगर वैल्यू दिया हुआ है और एंगल ए का अगर वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं कि जो बीच में यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि बी ओ सी जो दिया हुआ है, बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि 90 डिग्री प्लस जो ये थीटा दिया हुआ है, ये वाला एंगल ए दिया हुआ है, इस थीटा को हम कर देते हैं आधा। ठीक है, अब देखिए आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से कि बी ओ सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 142 डिग्री दिया हुआ है, माइनस क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री इधर आ जाएगा, और ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। और जब इसको आप माइनस कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा माइनस करने के बाद, तो 52, देखिए माइनस करने के बाद हो जा रहा है 52। ठीक है, थीटा बाई 2, और उसके बाद थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यानी 104 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 104 डिग्री शुड बी करेक्ट आंसर। तो 104 डिग्री जितने भी आंसर कर रहे थे, 104 डिग्री, तो कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं, डी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर करिएगा, इसका भी बड़े ही आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि किसी आयत के प्रत्येक भुजा 11% की कमी हो तो इसके क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको हम बहुत ही आसानी से करेंगे और एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे आपको, जैसा कि मैंने बताया भी था कि अगर ए और बी है, अगर क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो स्क्वायर मतलब 2 बार करेंगे, तो इसी फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे, यानी कि a इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। बस इसी फॉर्मूला में आप पुट कर लीजिए, यू विल गेट आंसर। वैसे कई सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से ये तरीका बहुत ही आसान होता है। तो आप कहेंगे 11 + 11 माइनस 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट आंसर। अब देखिए 11 दूनी आप कहेंगे कि 22 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, तो 121 हो जाएगा, और ये 100 से डिवाइडेड है तो इसमें 0.2 संख्या बाद हो जाएगा। अब जब माइनस कर रहे होंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा माइनस करने के बाद, तो आप कहेंगे कि 20.79, यही प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा, यानी कि 20.79 इस प्रश्न का उत्तर होगा। कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, ये आसान तरीका आप बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, आपके पास समय भी बचेगा काफ़ी। अभी लीजिए एक और ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा इसमें आपको माइंड यूज़ करना होगा। चलिए आंसर करेगा कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिनों में और 5 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिनों तक कार्य करते हैं, उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है और कार्य अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है। अगले सी उस काम को 60% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बड़े आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको समझ भी आ जाएगा, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, तो आप कहेंगे कि 10 दिनों में कर सकता है। बी कितना दिन में कर सकता है, तो आप कहेंगे कि 5 दिन में कर सकता है। अब दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि 10 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों का कैपेसिटी निकल कर आ गया।
तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन तक काम करते हैं, तो आप कहेंगे देखिए यहाँ पर 2 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं दोनों एक साथ। यानी आप क्या कह सकते हैं कि 3 मतलब कि इसका कैपेसिटी 1, इसका कैपेसिटी 2, यानी कि दोनों मिला के कैपेसिटी 3 हो जाएगा। 2 दिन काम करता है, यानी कि कितना काम करते हैं, तो ये 6 काम दोनों मिलकर कर लेते हैं। जब ये 6 काम कर लिए तो बचा कितना काम, तो अब इसको 6 माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल कितना काम बचा हुआ है, तो आप कहेंगे कि 4 काम जो है ना ये शेष बचा हुआ है। शेष कितना काम बचा हुआ है, तो आप कहेंगे कि टोटल 4 काम जो है ना ये शेष बच गया है। इतना क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में क्या बोला है कि अब बी की जगह पे सी आएगा, यानी कि ए तो काम करता रहेगा, लेकिन अब बी नहीं आएगा, बल्कि कौन आएगा, अब इसके जगह पे सी आएगा। ठीक है, टोटल काम कितना करना है, तो आप कहेंगे कि टोटल शेष जो काम बचा हुआ है वो बचा हुआ है 4। ठीक है, तो ए का कैपेसिटी कितना है, तो आप कहेंगे कि ए का जो कैपेसिटी है, ये देखिए ए का जो कैपेसिटी है वो कितना है, तो आप कहेंगे कि 1 है। ठीक है भाई, इसका कैपेसिटी 1 है। ठीक है, 1 कर दिया। सी का कैपेसिटी कितना है, तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है सी का कैपेसिटी, तो सी का हम मान लेते हैं 1 से। और दोनों मिलकर अगले कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, तो देखिए 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए 3 दिनों में कर लेते हैं, 3 दिनों में। तो आप ये कह सकते हैं ये तीनों मिलकर क्या कर लेते हैं कि ये दोनों ए और सी मिलकर 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। बस अब यहाँ से ए का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, मतलब एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बस सॉल्व कर लीजिए कि 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 + 3x हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि 3 जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आपके पास कितना निकल कर आ गया, तो आप कहेंगे कि 1/3 निकल कर आ गया। और ये पर डे मतलब कि यूनिट पर डे इसका निकल कर आ गया, कैपेसिटी इसका निकल कर आ गया। आपको इतना समझ आ गया। अब क्या है कि सी के द्वारा तो पता चल गया इसका कैपेसिटी कितना होगा, तो आपने कह दिया कि 1/3 हो जाएगा। अब देखिए बड़े आसानी से इसको करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सी द्वारा काम कितना प्रतिशत करना है, तो आप कहेंगे कि 60%, यानी कि टोटल काम कितना है, तो टोटल काम 10 था। सी अकेले टोटल काम को कितना करे, कितना दिन में करेगा, यही पूछा हुआ है ना। तो टोटल काम कितना है, तो टोटल काम 10 था, जो हमने शुरू में निकाला था, जो 5 और कितना 5 और 10 का हमने एलसीएम निकाला था, तो उसका टोटल काम कितना था, 10 था। लेकिन पूछ रहा है कि इसका 60% मतलब कि इसका 60% पूछ रहा है, और सी के द्वारा कितना, तो 1/3। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको कैंसिल करते हैं गाइस, करिए कैंसिल, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 10 से आपका 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये उल्टा हो जाएगा, मतलब आप समझ सकते हैं कि 6 × 3 हो जाएगा, यानी कि 6 या 18 दिनों में सी जो है पूरा काम को कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ आएगा तो एक बार रिपाइंड करके देख लीजिएगा पीछे करके, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। आप खुद भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो 18 दिन इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी ये बड़ा ही आसान है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी ए आंसर कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, थोड़ा सा आप माइंड को यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि 12 से विभाजित किया गया इस नंबर को, तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। सभी का आप यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक को लीजिए। तो आपके पास कितना है, तो 3 है, 2 है, 5 है। ये सभी को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, काफ़ी आसान हो जाता है विभाजित करना। तो 3 × 2 × 5। अब इसको आप क्या करिए कि 12 से डिवाइड करिए, तो आपके पास कितना हो जाएगा, तो 3 चौके तो 10/4 हो जाएगा। तो कितना बार, तो रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, तो आप कहेंगे कि टोटल 6 रिमाइंडर बच रहा है। 4 दूनी 8, 12 से डिवाइड करना है ना। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि 3 है, 2 है, और ये कितना है, 5 है। और इसको कितना से डिवाइड करना है, तो कहेंगे कि 12 से डिवाइड करना है। तो ऊपर में सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 × 25 30 हो जाएगा। और 30 को आप क्या करिए, 12 से डिवाइड करिए, तो 12 दूनी 24, कितना बच गया, 6 आपके पास क्या बच गया, तो आप कहेंगे कि 6 आपके पास रिमाइंडर बच गया, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर से। बस सिंपली आपको करना क्या है कि जो यूनिट डिजिट दिया हुआ है, यूनिट डिजिट को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और 12 से डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आपका आ रहा है
वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आपको लफड़े में नहीं पड़ना है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका फॉर्म भी कल हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। देखिए इसमें करना क्या है एग्जैक्टली में, तो आपको ऐसा करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या 2ab माइनस में या प्लस में, यही फॉर्म में आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है। अब देखिए बड़े ध्यान से आप समझिएगा कि यहाँ से आपको ए स्क्वायर मिल गया, आप यहाँ से इसी में से ढूंढ के बी स्क्वायर को भी बना सकते हैं। ठीक है, और 2ab आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको हम करते हैं बहुत आसानी से, समझिएगा ध्यान से कि यहाँ पर ये क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि ये 12ab बन जाएगा, 12a बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 12b बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे कि माइनस 24c बन जाएगा। अब देख लीजिए कि 2ab, अगर इसको 2ab इसको 2ab इसको 2ab कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये आप देख लीजिए कि 2ab मतलब 2 तो ऑलरेडी है, यानी कि 6 को अब ऐसे कर ले रहे हैं, यानी कि तोड़ दे रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो b का वैल्यू आपके सामने आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसमें भी b का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। इसमें b का वैल्यू कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 12 आएगा। और देख लीजिए हमारे पास कितना है, 16 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और तीनों को जोड़कर आप जब देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 216 मिल जाएगा। यानी कि इसको अगर हम 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं, तो इस तरीके से स्क्वायर के फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं, ताकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab के फॉर्म में ये टूट जाए। तो देखिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समझिएगा ये वाला जो टर्म है 12a, अगर ये बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये भी प्लस वाला इधर माइनस में आ जाएगा, और जो माइनस वाला इधर आके प्लस में हो जाएगा। इतना क्लियर है ना। तो चलिए हम इसको बनाते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाते हैं, दोनों में से जो भी फॉर्म बन जाए। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये तो इधर ही है, प्लस में ही है, तो प्लस में ही करना पड़ेगा, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस कितना है, 12a बनेगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, यानी कि आप कह सकते हैं कि माइनस 12a हो जाएगा। और देख लीजिए ये एक फॉर्म बन के तैयार है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगला फॉर्म हम देखते हैं, तो क्या करेंगे आप, तो आप कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो गया। अब खुद भी सॉल्व कर रहे होंगे तो बड़े ही आसानी से कर देंगे। फिर देखिए 2ab मतलब कि 6 ही लेना पड़ेगा, यानी कि 6 स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये प्लस में है, तो बराबर की तरह रहेगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस में लेंगे, और माइनस में कितना होगा, तो आप कहेंगे कि ये 12b हो जाएगा, 12b हो जाएगा। इसका भी एक अलग फॉर्म बन के तैयार हो गया है। राइट, अब देखिए अब अगला फॉर्म देखते हैं सी का, तो सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2ab हमने बताया था ना कि यहाँ पर 12 दूनी 24 हो रहा है, यानी कि माइनस कितना हो रहा है, 24c बन रहा है। माइनस कितना बन रहा है, माइनस 24c बन रहा है। तो समझ लीजिए कि 2ab करेंगे तो 2 तो है ही, तो कितना है 12, तो 2ab यानी कि 2 इंटू 12 इंटू सी करेंगे, यानी कि 12 स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कर देंगे 12 का स्क्वायर। और वैसे भी आप देख लीजिए ना कि 36 और 36 और इधर 144, टोटल कितना मिलके बन जा रहा है, तो आप कहेंगे कि 216 बन जा रहा है। इसका मतलब निश्चित रूप से यहाँ पर हम 12 का स्क्वायर ले सकते हैं। और देखिए ऑलरेडी इधर ये माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 24c हो जाएगा, 24c हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए सारे के सारे a प्लस बी के होल स्क्वायर में आपका टूट गया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो ये देखिए इसको आप क्या कहेंगे, तो आप इसे कह सकते हैं, आप कहेंगे कि a माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट, प्लस b वाला क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि b माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कहेंगे। और जो आपके पास c वाला है, अब क्या कहेंगे कि c प्लस 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और 0 होने के लिए सारे के सारे टर्म को 0 होना होगा, यानी कि ये वाला टर्म को 0 होना होगा, इस टर्म को 0 होना होगा, और इस टर्म को भी 0 होना होगा, राइट। तो आप कह सकते हैं कि a माइनस बी नहीं बल्कि a माइनस 6 है ना, ये a माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि यहाँ सर a का वैल्यू आपका क्या निकल कर आ जाएगा, 6 निकल कर आ जाएगा। उसी तरीके से b का वैल्यू 6 निकल कर आ जाएगा, और c का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, तो माइनस 12 निकल कर आ जाएगा। बस इतना ही काम करना था, समझाने में समय लगा, बाकी आप ऑरली भी करेंगे तो ये चीज़ें आपके सामने निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए आपको करना क्या था,
आपने देख लिया कि यहाँ पर a का वैल्यू आपका -6 निकल कर आ गया है, b का वैल्यू -6 निकल कर आ गया है, ठीक है। और आपका जो c का वैल्यू है वो आपके सामने 12 निकल कर आ गया था, 12 निकल कर आ गया था। अब क्या करेंगे, अब इसको आप पुट कर दीजिए इसमें जो आपसे पूछा हुआ है। तो चलिए इसमें हम पुट करने की कोशिश करते हैं बड़े ही आसानी से। तो चलिए अंडर रूट क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना था, तो a और b यानी कि -6 और -6 6 छक 36 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बी सी, ये देखिए b और ये देखिए c, तो 12 छक 72 और ये माइनस में ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 72 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए क्या हो जाएगा, अब आपको सी ए, ये देखिए सी ए, तो ये माइनस में हो जाएगा, -72 हो जाएगा, राइट। तो प्लस माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 36 बच जाएगा। और अंडर रूट 36 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 6 होता है। और ये 6 इस प्रश्न का, 6 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी आप आंसर ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। और एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसी को उल्टा पुल्टा करके डिजिट चेंज करके दे देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, यानी कि 6, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा ये भी इजी है, बस समझिएगा आराम से। देखिए ए बी और सी क्रमशः इतना इतना और इतना निवेशित करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा कितना है, तो 5200 रुपये है। तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो समझिएगा इसको करेंगे क्या, मान लेते हैं कि कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए, मान लेते हैं 1 साल के लिए ये लोग इतना रुपया क्या किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं एक साथ पार्टनरशिप में, ठीक है। ये सारे के सारे एक साथ निवेश करके स्टार्ट किए हैं। कितना कितना रुपया, तो आप कहेंगे कि 13,75,0, ठीक है, ये रुपीज़ है। उसके बाद अगला कितना है, तो आप कहेंगे कि 16,250, राइट। उसके बाद अगला आपके पास कितना है, तो आप कहेंगे कि 18,750, 18,750। जब इसको आप कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के बाद आपका कितना हो जाएगा, आप कैंसिल कर लीजिएगा गाइस। जब आप कैंसिल कर रहे होंगे इसको, तो कितना मिलेगा बताइए। तो देखिए सबसे पहले 5 से कैंसिल करेंगे, फिर 5 से कैंसिल करेंगे, फिर 5 से कैंसिल करेंगे, करते चले जाइएगा। तो फाइनली मैं बता देता हूँ कि कैंसिल करने के बाद आपको यहाँ 11 मिलेगा, आपको यहाँ 13 मिलेगा, आपको यहाँ 15 मिलेगा। 2 बार करिएगा इसको कैंसिल, आप खुद भी कर सकते हैं, करके देखिएगा। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बी का हिस्सा दिया हुआ है ऑलरेडी। बी का हिस्सा कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है 5200, ये दिया हुआ है। तो इसका 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे कि 1 यूनिट का वैल्यू आपके सामने निकल करके 13 चौके 52 यानी कि 400 आ गया। अब टोटल यूनिट का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप कहेंगे कि 11 + 13 प्लस कितना कहेंगे 15 है ना, 15, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 5 3 8 और 1 9 और 3 यानी कि 39 हो जाएगा। और 39 को कितना से गुना कर देंगे, तो आप 400 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू आपने निकाला था ना यहाँ से। तो आप 400 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो 9 चौके 36 बचा 3 15 0, यानी आप एक और 0 लगा देंगे, यानी कि 15,600 इस प्रश्न का उत्तर होगा, 15,600। तो 15,600 जितने भी आंसर कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। खुद पे आप सॉल्व करेगा, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये भी थोड़ा सा एसएससी का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहा है, और जो एसएससी का भी रहेगा उस टाइप से। चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए पी और पी बी, देखिए आप खुद भी कोशिश करिए, ठीक है, मैं समय दे रहा हूँ, आप खुद भी कोशिश करिए बनाने का, पॉज करिए और इसको बनाने की कोशिश करिए। नहीं बनता है फिर से देखिए आप, राइट। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि पी ए और पी बी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु पी से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं। यदि ए और बी बिंदु वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए बी पी, ए पी बी 128 डिग्री दिया हुआ है, और ओ ए बी का मान आपको फाइंड आउट करना है। देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं, पहले फिगर बनाएंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ आ सकती हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। मान के चलिए मैंने एक वृत्त बना लिया, ठीक है, आराम से समझिए, अच्छे से समझिए। और इसका हम मान लिए केंद्र को, मान लिए कितना, इसको हम मान लिए ओ, केंद्र को ओ मान लिए। अगर इसमें परपेंडिकुलर डालते हैं, ये रहा परपेंडिकुलर, ये हमने परपेंडिकुलर इस तरीके से डाल दिया है, 2 परपेंडिकुलर, और इसका एक टेंजेंट बना देते हैं जिसको आप स्पर्श रेखा भी कहते हैं। ये देखिए मैंने एक स्पर्श रेखा यहाँ बना दिया है, और ये लीजिए एक स्पर्श रेखा ये बन गया इसका, ठीक है। और जो केंद्र पर है वो पॉइंट कौन कौन सा दिया हुआ है, तो आप कहिएगा कि इधर ए दिया हुआ है और इधर ये बी दिया हुआ है,
और बाह्य बाह्य बिंदु क्या है, बाह्य बिंदु आप कहेंगे कि P है। ठीक है, आपका वैल्यू किसका दिया हुआ है, तो APB दिया हुआ है, APB, यानी ये वाला वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये वाला जो वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है, ये दिया हुआ 128 डिग्री, 128 डिग्री दिया हुआ है। इतना क्लियर है। अच्छा, इसको अगर हम सीधा रेखा से ऐसे मिला देते हैं तो बिल्कुल मिला सकते हैं, तो हमने मिला दिया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि ये वाला एंगल क्या होगा, यानी कि OAB, ये वाला एंगल पूछा हुआ है। ये देखिए, ये जो एंगल बन रहा है ना आपका, ये वाला एंगल का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, इसी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा, चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। क्या होता है ना कि जब हम इसके स्पर्श रेखा, ये वाला स्पर्श रेखा और ये वाला स्पर्श रेखा और ये वाला जो है, ये दोनों बराबर होता है गैस, ये दोनों ही जो रेखा बराबर होता है, याद रखिएगा, ये जो दोनों ही स्पर्श रेखा होता है, या क्या होता है, तो दोनों ही बराबर होता है। और जब साइड्स बराबर होते हैं तो एंगल भी बराबर होता है, ये भी आपको पता है। अगर साइड बराबर है तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों ही एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल देखिए और ये वाला एंगल देखिए, ये दोनों ही एंगल क्या होगा, तो आप कहेंगे ये दोनों ही एंगल बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। राइट, इतना तो आप समझ गए। जब आप इतना समझ गए तो आप ध्यान से देखिए क्या कि आप एक त्रिभुज आपके सामने मिल गया और तीनों त्रिभुज का कोण का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री होता है। तो देख लीजिए, ये जो आपको एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये जब तीनों को आप ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब एक चीज़ हम ट्विस्ट ये कर देते हैं कि इस एंगल को मान लेते हैं x, तो इस एंगल को भी हम क्या मानेंगे, x ही मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एंगल क्या है, बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, और जब दोनों साइड बराबर होता है तो दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज़ हम जानते हैं। अब देखिए, 2 और 3 एंगल 2 और एंगल 3 जो होगा आपस में बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं कि 2x प्लस 128 डिग्री, ये वाला हम बात कर रहे हैं, एंगल 1 की हम बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल 1 की बात कर रहे हैं, ये देख लीजिए ये वाला एंगल, तो 128 डिग्री, 128 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, आप कहेंगे कि 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको आगे आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो अब क्या करेंगे कि 180 में से 120 को, मतलब 128 को आप जब घटाएंगे तो आपके सामने कितना बचेगा, बताइए। आपके सामने बच जाएगा कितना, तो आप घटा लीजिएगा तो आपके सामने बच रहा है 52 बच रहा है। यानी कि आप देख लीजिए 2x इक्वल टू 52 हो जाएगा। यानी x का जब आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे कि 52 दूनी 26 ना 26, ये लीजिए आपके सामने x का वैल्यू निकल कर आ गया 26। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हम x का वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, बड़े ही ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा लेंदी नहीं है, बस समझ जाइएगा तो आप बना लीजिएगा। ये वाला x का वैल्यू आपके सामने कितना निकल कर आ गया, तो आप कहेंगे कि 26 डिग्री निकल कर आ गया। इतना क्लियर है। तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे कि इसका भी वैल्यू 26 डिग्री होगा। यानी कि 26, 26, 52 और ये 128 तीनों मिलकर कितना हो गया, तो 180 हो गया। इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा आप समझिएगा क्या कि आप ये समझ लीजिए कि अगर ये त्रिभुज है और ये इसका स्पर्श रेखा है और ये इसका क्या है, सेंटर है, तो अगर जब भी हम कहीं से भी टेंजेंट खींच लें, कहीं से भी स्पर्श रेखा ऐसे हम खींच लें और उस पर अगर हम इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन दे रहे हैं, तो हमेशा जो ये वाला टेंजेंट और ये त्रिज्या के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये सारे के सारे कितने होंगे, तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो एंगल आपका है, ये देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए आप, ये देखिए और ये देखिए, ये एक तरह का टेंजेंट जा रहा था ना, टेंजेंट जा रहा था। यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे कि 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री का बिल्कुल बनेगा। और आपसे पूछा भी क्या है, आपसे पूछा हुआ है OAB का वैल्यू पूछा हुआ है, OAB का वैल्यू पूछा हुआ है। यानी कि आपका ये वाला एंगल का वैल्यू पूछा हुआ है। देखिए ये वाला एंगल का वैल्यू पूछा हुआ है कि ये वाला एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो इतना तो पता चल गया ना कि यहाँ पर जो ये वाला वैल्यू आप देख रहे हैं, टोटल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90 डिग्री है। क्योंकि अभी हमने ये कंसेप्ट यहाँ पर बताया था ना कि यहाँ पर 90 डिग्री का, फिर यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनता है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है, तो आप 90 डिग्री में 26 को माइनस कर देंगे तो यू विल गेट आंसर। ठीक है, तो 90 डिग्री में क्या करिए,
कि 26 आप माइनस कर दीजिए तो कितना आ जा रहा है, 64 आ रहा है ना। तो 64 इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जितने भी आप 64 आंसर कर रहे हैं, 64 शुड बी करेक्ट आंसर। बोले समझ आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप देखिए और ख़ुद भी बनाने की कोशिश करिए, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप बिल्कुल इसका सही आंसर बता सकते हैं। तो हमने बता दिया है कि 64 इस प्रश्न का उत्तर होगा। आप अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप वीडियो को रिमाइंड करके एक बार ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, कंसेप्ट के साथ देखिएगा, तो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करेगा। इसमें भी आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, माइंड यूज़ करना है। आप इसका भी आंसर निश्चित रूप से बता सकते हैं। देखिए समझिएगा। एक महिला को एक मंदिर तक पैदल जाने और वहां से सवारी से वापस आने में पैदल और सवारी दोनों का यूज़ करती है वो, ठीक है। जाने में कितना समय लग जाता है? जाने में और वापस आने में 3 घंटा 20 मिनट का समय लग जाता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, समझ आ जाएगा आपको। यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी यूज़ करती है, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर दी, तो शुरू में मंदिर तक जाने के लिए पैदल और वहाँ से सवारी वापस आने के लिए, जाने के लिए और आने के लिए इन्होंने पैदल का भी यूज़ किया, सवारी का भी यूज़ किया, तब इसको 3 घंटा 20 मिनट का समय लगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दोनों ओर के लिए अगर वो सवारी यूज़ करती तो उसे 2 घंटा कम समय लगता। यदि दोनों ओर पैदल चलती तो उसके द्वारा लिया गया समय का आधा समय कितना होता, ये प्रश्न पूछ रहा है। अब देखिए बड़े आराम से इसको समझिएगा, ये भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए आप कहिएगा कि पैदल और सवारी से अगर वो आती जाती है तो कितना समय लग रहा है, तो आप कहेंगे कि 3 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है। इतना क्लियर है? इतना तो क्लियर है ना, ठीक है। और फिर अगर वो सवारी और फिर आने के लिए भी और जाने के लिए भी दोनों तरफ अगर वो सवारी यूज़ करती है तो 2 घंटा कम समय लगता है। 2 घंटा कम समय का मतलब क्या हुआ कि 2 घंटा कम कर लीजिए, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट समय लगेगा। 1 घंटा 20 मिनट समय लगेगा। क्लियर है? अब समझिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर सिर्फ हमको एक सवारी का समय चाहिए, क्योंकि ये 2 सवारी हो गया ना, मतलब आने में और जाने में, तो सिर्फ एक सवारी का चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि 1 घंटा में कितना, तो 60 मिनट और इधर 20 मिनट, यानी कि 80 मिनट लगता है दोनों तरफ का इसको आने जाने में। तो एक तरफ का कितना लगेगा, तो आप कहेंगे कि 40 मिनट लगेगा गाइस, 40 मिनट लगेगा। इतना क्लियर है? तो अब देखिए अगर हमें पैदल फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है तो पैदल में अगर हम सवारी को हटा देते हैं, ठीक है, दोनों में से क्या करते हैं कि अगर हम सवारी को हटा देते हैं तो आपके सामने सिर्फ पैदल बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा। बस कर लीजिए। तो देख लीजिए आपके पास कितना है, 3 घंटा 20 मिनट जो कि पैदल का है और सवारी का है, और यहाँ पर एक सवारी का 40 मिनट है। क्या आप 3 घंटा 20 मिनट को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2 घंटा और 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट, और 60 आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि 80 हो सकता है क्या? 280 हमने ऐसे बना लिया ताकि हमको माइनस करना आसान हो जाए। और अब 40 मिनट को आप आसानी से यहाँ पे क्या कर दिए, माइनस कर दीजिए, और 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं 11 का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, देख लीजिए। 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको चीज़ें बिल्कुल समझ आ जाएंगी और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। बोले समझ आएगी नहीं? चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा इसको। देखिए क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल आपके सामने दिया हुआ है, और एक क्लू तो सबसे अच्छा ये दे दिया कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना है, तो भागफल 16 है और शेषफल 0 है। यानी कि वो जो नंबर होगा वो 16 का मल्टीपल होगा। ये क्लियर कर दिया है, यानी कि क्वेश्चन को आसान बना दिया ये इतना बोल के। और उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, ये हमसे क्या है पूछा हुआ है। अब समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं कि वो नंबर हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर, आप कहेंगे कि 16x हो जाएगा, क्योंकि 16 का मल्टीपल है, ठीक है। और दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि x इंटू 16x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि 9216 दिया हुआ है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट आंसर। तो कितना बार में जाएगा बताइए, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, तो 16 से करिए तो कितना बार में, तो 16 × 5 = 80, 121 हो गया। 121 फिर कितना बार में चला जाएगा, 7 बार में, क्योंकि 16 × 7 = 112,
में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, बन जाएगा 996 बन जाएगा और फिर ये 6 बार में चला जाएगा। तो आप देख लीजिए कि 576 आपके सामने आ गया। किसका वैल्यू, तो आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 576 आ गया। और जब एक्स का वैल्यू आप निकाल रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, आप इसको रूट कर देंगे, तब आप क्या कह रहे होंगे कि एक्स का वैल्यू आपके सामने 24 निकल कर आ गया। 24 निकल कर आ गया। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। पहला संख्या कितना है, 16x, दूसरा संख्या x है। दोनों का अंतर पूछा है तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 15x हो जाएगा। और x का वैल्यू कितना निकाला है हमने, तो 24 निकाला है। ठीक है, यही निकाला है। तो 15 गुने 4 गुने 6 हम ऐसे तोड़ लेते हैं ताकि गुना करना आसान होता है। तो 15 चौके 60 और 6 चौक 36 यानी कि 360 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी आप ऑप्शन नंबर डी चूज कर रहे हैं, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी आपके सामने आ गया ना, 360 और 360 इस प्रश्न का उत्तर भी है। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। ये लीजिए एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ये आपको समझ आना चाहिए और बहुत ही थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना होगा आपको। अब देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें गाइस, बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि आप देखिए क्या कि यहाँ पर अनुपात में ध्यान दीजिए, यहीं से क्लू मिला हुआ है। ये अनुपात में देखिए तो यहाँ पर आपका 2 दिया हुआ है और यहाँ पे आपका 1 दिया हुआ है और बीच वाला क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। मतलब इतना तो पता चल गया कि अगर हम लास्ट वाला को और फर्स्ट वाला को जोड़ दें तो हमको ये तीसरा मिल जाएगा, यानी कि तीसरा के बराबर हो जाएगा। नहीं समझे, एक बार देखिए समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर 2 करिएगा प्लस 1 करिएगा तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। इतना समझ आ रहा है ना, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। यानी कि 2 का जो वैल्यू दिया हुआ है, 2 का आप कहिएगा कि ये है, ठीक है। और 1 का कितना है, तो 1 का आप कहेंगे कि 1 का जो रेशियो का वैल्यू है ये इसके बराबर है। और 3 का किसके बराबर है, तो आप कहेंगे कि जो बीच वाला है ये 3 के बराबर है, ये वाला 1 के बराबर है, ये 3 के बराबर है और ये कहिएगा 2 के बराबर है। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि 2 और 1 को जोड़ देते हैं और इक्वेट कर देते हैं 3 से। उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो बचेगा उसके बाद आगे की कार्रवाई हम शुरू करेंगे। तो चलिए करते हैं, वही काम को करते हैं। तो आप 2 और 3 को जोड़ लीजिए, यानी आप कह सकते हैं कि x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। और प्लस लास्ट वाला जोड़ना पड़ेगा, यानी कि लास्ट वाला क्या है, तो आप कहेंगे कि ये लास्ट वाला है, यानी कि 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। और फिर इक्वेट किससे कर देंगे, तो आप कहेंगे कि जो तीसरा वाला बीच वाला दिया हुआ है आप इससे इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, मैं कर देता हूँ, यानी कि y माइनस जेड प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2w हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दीजिए। सबसे पहले तो आप कहेंगे कि यहाँ से y और y कैंसिल हो रहा है, ठीक है भाई, इधर y और इधर y कैंसिल हो रहा है, मैंने कर दिया, आपकी बात मैंने मान ली। उसके बाद फिर आगे देखिएगा तो z और z भी कैंसिल हो रहा है, देखिए माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये भी कैंसिल हो रहा है। और कुछ कैंसिल हो रहा है, तो आप कहेंगे कि अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, आगे सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं बोलूँगा ठीक है मैं कर देता हूँ सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर 2x और यहाँ 1x, यानी कि 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और ये माइनस क्या है, माइनस w है, इक्वल टू कितना यहाँ बच गया, तो आप कहेंगे कि माइनस जेड प्लस 2w बच गया। इतना ही कहेंगे आप, बिल्कुल यही कह रहे होंगे। अब देखिए ये वाला इधर टर्म आ जाएगा तो क्या कहेंगे कि 3x प्लस जेड हो जाएगा और इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये 3w हो जाएगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना। अब ये इंपॉर्टेंट डाटा को आप याद रख लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डाटा को याद रख लीजिए, यानी कि 3x प्लस जेड इक्वल टू 3w, ये आपके सामने मिल गया। अब देखिए इसका हम यूज़ कितना बढ़िया से करेंगे। अब देखिए एक क्लू आपको मिल गया, क्या क्लू मिल गया कि ये वाला जो टर्म है, अभी हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि 3x प्लस जेड इक्वल टू क्या आपको मिल गया है, तो आप कहेंगे कि 3w मिल गया है। ऐसा करते हैं कि माइनस में है ना, तो दोनों तरफ हम माइनस कर देते हैं, दोनों तरफ माइनस कर देते हैं ताकि इसको पुट करना आसान हो जाए। तो आप कह सकते हैं कि -3x माइनस जेड इक्वल टू -3w, आप ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ये एक आपका वैल्यू मिल गया, यानी कि आप अल्टीमेटली कह सकते हैं ये वाला जो अंदर वाला वैल्यू है ये अब हम किसके सामने मतलब इसके बदले कितना पुट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि -3w आप पुट कर सकते हैं। चलिए तो बड़ा ही आसान हो गया हमारे लिए खेल। अब क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि ये वाला जो टर्म दिया हुआ है डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म को हम नीचे ले आते हैं, यही तो रेशियो का मतलब होता है ना, तो 3w हो जाता है। इक्वल टू आप क्या कर रहे होंगे, तो आप कहेंगे कि सर ये वाला वैल्यू तो अभी आपने फाइंड आउट किया था, यानी कि 5w माइनस क्या हो जाएगा, 3w हो जाएगा। और नीचे तो 3w है ही, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो 3w हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करिए आप, कितना हो जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2w बचेगा और नीचे 3w है ना, w कैंसिल आउट हो गया और आपके सामने रेशियो क्या बच गया, तो आप कहेंगे
2:3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलिए समझ आया कि नहीं? समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखे होंगे क्योंकि हाई कंसंट्रेशन के साथ आपको बनाना होगा और इजी क्वेश्चन नहीं होगा गाइस, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट होगा और मैं डेली कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाए जाएं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। बोलिए समझ आया कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली 10% वार्षिक दर पर एक वर्ष के अंत में 20,947.50 रुपये हो जाते हैं, तो उसी धनराशि को पहले की 3 गुनी ब्याज दर पर कितना, तो 4.2/5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना रुपए होगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। देखिए जब भी आपके पास अर्धवार्षिक की बात करता है तब रेट क्या हो जाता है, उसका आधा हो जाता है, ठीक है। और एक वर्ष की बात हो रहा है तो उसका जो टाइम होता है वो दोगुना हो जाता है। एक वर्ष की बात कर रहा है तो 6 मंथ का हो जाएगा, यानी कि इसका रेट 5 हो जाएगा और इसका जो टाइम है वो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 बार हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, जैसे भी आप कर लीजिए तो 2 टाइम्स हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। ये इतना क्लियर हो गया। अब समझिएगा कि 2 साल के लिए जब हमको एक इफेक्टिव रेट चाहिए तो इफेक्टिव रेट निकालने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, बस वही फॉर्मूला आप यूज़ कर लीजिए जो हम बार बार आपको बताते भी हैं। क्या है, तो a + b + ab। वैसे इस प्रश्न को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मैं तरीका सोच रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये कर लीजिए तो इफेक्टिव रेट आपके पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 10, मतलब कितना है, रेट 5 है ना आपके पास, रेट आपके पास कितना है, तो आप कहेंगे कि रेट आपके पास है 5, ठीक है। 5 + 5 फिर +5 × 5 डिवाइडेड बाई कितना है, 100, यानी कि 5 × 5 = 10 और 0.25, ठीक है, तो 10.25 हो जाएगा। ये क्या निकल कर आ गया, तो आप कहेंगे कि इफेक्टिव रेट निकल कर आ गया, ठीक है। और आपके पास अंत में क्या दिया हुआ है कि 20,947.5 रुपया हो जाता है, यानी कि एक तरह का मिश्र धन दिया हुआ है। तो इफेक्टिव रेट हमने कितना निकाल लिया था, तो आप कहेंगे कि 10.25 निकाल लिया था। तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 में इसको जोड़ देते हैं, यानी कि 110.25 हो जाएगा। और यही किसके बराबर है, तो आप कहेंगे यही बराबर है 20,94750, ठीक है, इसके ये बराबर है, ठीक है, मिश्र धन के बराबर है। तो ऐसा करते हैं कि हम मूलधन निकाल लेते हैं, और मूलधन निकालने के लिए आप 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 100% का वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, बस आप ऐसा करिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 29,407.5 × 100। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, इसमें कोई भी शॉर्टकट इसका नहीं है। 11025। अब इसको कैलकुलेट करना होगा आपको। जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो करेंगे क्या, ये पॉइंट को हटाएंगे और पॉइंट के बदले आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे 2 0 और लगा देंगे। यही करते हैं ना, बिल्कुल यही करते हैं। अब क्या करते हैं कि 25 से आप इसको काटिए, तो 25 चौके 100, और इसको जब 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, फिर 25 चौके 100 और 25 से कम 25, यानी कि इतना बार में कट जाएगा, यानी कि 441 बार में कट जाएगा। और जब 441 को आप इससे कैंसिल कर रहे होंगे तो कितना बार में कटेगा, तो आप कहेंगे कि 47.5 टाइम्स में कटेगा। और जब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल कर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 19,000 आपके पास निकल कर आ जाएगा मूलधन का वैल्यू। तो मूलधन आपके पास निकल कर कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि 19,000 रुपये है हमारे पास मूलधन निकल कर आ गया है। थोड़ा कैलकुलेशन तो करना ही होगा, कोई उपाय नहीं है गाइस। अब देखिए, अब हम CI की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब पहले से 3 गुना ब्याज, यानी कि 10 था तो ब्याज अब कितना लगेगा, 30% लगेगा। समय कितना है, समय दिया हुआ है, ठीक है। साधारण ब्याज कितना होगा ये पूछा हुआ है, तो सारा का सारा चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। तो बस अब SI आराम से फाइंड आउट कर लीजिए। मूलधन हमने कितना निकाल लिया है, तो आप कहेंगे कि 19,000 अपने निकाल लिया था, ठीक है, हमने 19,000 निकाल लिया था। उसके बाद आप रेट 3 गुना कर रहे हैं, यानी कि 10 है तो 30 हो जाएगा। और समय तो दिया ही हुआ है, कितना समय दिया हुआ है, तो 5 को 20 और 2 22/5 हो जाएगा। इसको अगर हम तोड़ेंगे पूर्णांक, और ये डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट आंसर। तो चलिए इसको कैंसिल करिए, 0 से 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, और 5 से इसको काटिए तो कितना बार में, 6 × 5 = 30, इतना बार में कट जाएगा। 19 छक्का कितना हो जाएगा, 114। तो 114 में क्या करेंगे, 1 0 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो 1 0 लगा दिए और फिर आपका क्या कर दिए, 22 से मल्टीप्लाई कर दिए। और 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे
कि 25,080 आपके सामने आंसर आ रहा है और यही इस प्रश्न का उत्तर है 25,080। और 25,080 आपके पास कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो आप कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में, और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। बोलिए समझ आए कि नहीं? अगर सेशन अच्छा लग रहा है गाइस तो एक एक लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है, आप खुद भी देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो एक एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हम सेट एक एक सेट लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग का पॉजिटिव रिस्पांस रहा अच्छे तरीके से, और अभी तक 2 सेट हमने दिया है और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, तो अगर ऐसे ही पॉजिटिव रिस्पांस मिलता रहा तो निश्चित रूप से हम एक एक सेट डेली लाने की कोशिश करते रहेंगे। 20-20 क्वेश्चन का, 20-20 रीजनिंग का भी लाया जा सकता है। तो पहले आप क्या करिए कि सपोर्ट करिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो आपको करना ही है, तो फटाफट से एक एक लाइक कर लीजिएगा। और अभी तक सेशन आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बताइए सभी को ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 छात्रों ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कितना, तो 4,000 मतलब 400 रुपये भुगतान किया गया, और ए को बी को भुगतान की गई राशि का कितना, तो 120% भुगतान किया गया। तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया गया? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बड़े ही आसानी से समझिएगा, ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखिए इसमें कहा क्या है। अब आपके पास बोल दिया है कि ए और बी का जो भुगतान किया गया राशि है, दोनों का राशि कितना है, तो आप कहेंगे कि 4,400 रुपये है। इतना क्लियर है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उसके बाद ये क्या बोल दिया है कि ए को जो राशि दिया गया है, ए को जो राशि दिया गया है वो बी को जितना राशि दिया गया है उसका 120% है, यानी कि डिवाइडेड बाई 100 है। ठीक है, ऐसा आप कह रहे हैं। अगर आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर ले तो आप कहेंगे कि 6/6/5 रेशियो आपका निकल कर आ गया। किसका किसका? तो ए और बी का। ए और बी का कितना निकल कर आ गया रेशियो, तो आप कहेंगे कि 6 और 5 के बराबर आ गया रेशियो। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ना? अब उसके बाद देखिए क्या कहा है कि दोनों का, यानी कि ए और ए प्लस बी का दिया हुआ है कितना, तो 4,400 रुपये दोनों का भुगतान किया जाता है राशि। तो दोनों का अगर आप ऐड कर दीजिएगा रेशियो में तो आप कहेंगे 6-5-11, यानी कि ये जो 11 है वो किसके बराबर है, तो आप कहेंगे कि ये 4400 के बराबर है। यही कहेंगे। जब इसका आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे कि 400 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। यही होगा ना, 400 क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। और आपका पूछा क्या है कि बी को कितनी राशि मिलेगा, तो बी का यूनिट कितना है, तो बी का बोलेंगे कि 5 यूनिट है। तो बस बी का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 के 20 और 2 जीरो तो है ही। तो आप कहेंगे कि 2000 इस प्रश्न का उत्तर होगा, और 2000 इस प्रश्न का उत्तर भी है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, 2000 है। तो 2000 जितने भी आंसर आप लोग कर रहे हैं 2000 इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। वैसे कई सारे मेथड है, लेकिन जो मैंने मेथड बताया शायद आपको समझ आया होगा, और ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा, ये भी आपको समझ आना चाहिए। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना 15%, 20% और 18% के 3 क्रमिक छूटे देने के बाद उसे इतना रुपए में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, समझिएगा बड़े ध्यान से, ये भी आपको समझ आना चाहिए। मान लेते हैं कि 100 है वो राशि। ठीक है, तो कितना छूट दिया जा रहा है, 15%, यानी कि एसपी कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 85 होगा। ठीक है, फिर कितना, तो 20% का, तो फिर कितना बचेगा, 80 बचेगा। फिर 18% का दिया जा रहा है तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 82 बचेगा ना, हाँ 82 बचेगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? बस इसका पहले इफेक्टिव आप निकाल लीजिए कैलकुलेट करके। तो आप ऐसा करिए कि 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो आप ख़त्म कर दीजिए, और 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर जब आपको ये दोनों को सॉल्व कर रहे होंगे, यानी कि 85 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जा रहा है, ये देखिए 680 हो जा रहा है। फिर 82 को आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके सामने कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे कि 5760 आ रहा है, और डिवाइडेड बाय 3 जीरो है ना, ये देखिए 3 जीरो है, तो 3 जीरो से आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, यानी कि 55.76 आपके पास ये आ गया, इतना % आ गया। ठीक है, और मान लेते हैं जो अंकित मूल्य है वो x है। अंकित मूल्य को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, यानी कि x का कितना प्रतिशत, तो अभी हमने निकाल लिया था 55.76% इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा ये, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 22,000 मतलब कि 2,230.4 रुपीज़।
ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। बस आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये परसेंट है ना, ये परसेंट है, मतलब 100 है डिवाइडेड बाय, तो आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। x का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि x का जो वैल्यू है आपके सामने निकल कर कितना आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 22340 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 5576 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तब आपका आंसर कितना हो जाएगा बताइए, तब आपका आंसर कितना हो जाएगा, सभी को आंसर कर दीजिएगा, बताइए। जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको काटने के बाद अप्रॉक्स में आपका 4000 आ जाएगा। कैलकुलेट करिए खुद से आप, तो 4000 इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं 4000, तो 4000 इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी आंसर कर रहे थे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करेगा, ये इंटरेस्टिंग है और अच्छा प्रश्न भी है, तो दिमाग लगेगा इसमें भी कि किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा, निकटतम बताना है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली बताना है, लगभग में आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसको हम बड़े ही आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझिएगा पहले। अब आप ऐसे समझ लीजिए, इधर हम सीपी लिख लेते हैं, इधर प्रॉफिट लिख लेते हैं, इधर एसपी लिख लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में बोला क्या है, पहला लाइन पढ़िए कि किसी वस्तु का प्राप्त लाभ उसकी लागत का कितना है, 120% है। लागत का मतलब सीपी का, प्रॉफिट कितना है, तो आप कहेंगे कि 120% है। लीजिए 120% है, यानी कि लागत का कितना, तो 100 अगर इसको हम मानते हैं तब ये 120 हो जाएगा। और आप समझ लीजिए कि अगर आप खरीदे हैं कितना में, 100 रुपया में, बेच रहे हैं 120 रुपया में, तो मतलब कि 120 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बेचे होंगे कितने रुपया में, तो आप कहेंगे कि 220 में बेचे होंगे, यही बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल यही बोलेंगे। अब क्या कह रहा है कि यदि उसका जो लागत है यानी कि सीपी है वो कितना बढ़ा देते हैं, अगर अगला सीपी, अगर हम इसको CP1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो अगर इसमें 25% बढ़ा देते हैं मतलब 125 हो जाएगा। और ये बोल भी रहा है कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो हम क्या रखेंगे, नियत रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि उस समय भी 220 था, अब भी 220 रख रहे हैं। ठीक है, तो आप खुद बताइएगा कि इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो 220 में आप किसको माइनस करेंगे, तो 125 को आप माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट 95। ठीक है, ये 95 अब इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और ये विक्रय मूल्य का प्रतिशत पूछ रहा है लाभ का। ये देखिए क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पर पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, तो आप कहेंगे कि 220 है। हम सीपी पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि आप एसपी पे कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है भाई, अगर आपने बोल दी है तो मैं वही करता हूँ, आपकी बात तो मुझे मानना पड़ेगा, अदरवाइज आप नंबर देंगे नहीं। तो ये देखिए 95 है, ये लाभ है, और बोला है कि आप सीपी पे नहीं बल्कि एसपी पे कैलकुलेट करो। तो ठीक है, हम एसपी पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इनटू 100 कर देते हैं। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो लगभग में क्वेश्चन पूछा है, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो 10 से 10 यहाँ पर कैंसिल होगा, ये 5 से नहीं बल्कि 2 से कट जाएगा 5 बार में, फिर ये 2 से कट जाएगा 11 बार में। जब इसको आप देखिएगा 25 और 45 2 47 को आप जब 11 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आपके पास कितना आएगा बताइए। तो आप कहेंगे कि 11 चौके 44 बचा 3 35 11 33, यानी कि 43 कुछ आएगा। तो हम आगे बढ़ें क्यों, जब 43 आ गया और लगभग में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। बोले समझ आया। अगर समझ आ रहा है गाइस तो फटाफट से एक लाइक भी करते जाइएगा सभी को, है ना, एक लाइक करते जाइएगा और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए लोग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसका भी आंसर बनाने की कोशिश करिए। देखिए आपके सामने दिया गया है कि 7 वर्ष पहले की बात है, तो वर्तमान में क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे ना। चलिए आगे हम बताएंगे इसको, हालांकि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, तो 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात इतना दिया हुआ है और उसके आयु का योगफल क्या होगा ये बताना। तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, अब इसको समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आसानी से, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ये देखिए कि 4x मान लेते हैं कि इसका अगर वर्तमान आयु आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 साल पहले था, अभी वर्तमान में आने के लिए अभी 7 ऐड करना पड़ेगा, तो वर्तमान में आप पहुंच गए। 8 साल बाद मतलब आपको 8 और ऐड करना पड़ेगा, और वही चीज़ नीचे भी करना होगा, 5x + 7 + 8 करना पड़ेगा,
इक्वल टू कितना रेशियो हो जाता है, तो आप कहेंगे कि 9/10 रेशियो हो जाता है। यही है ना। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, उसके बाद कैलकुलेट करिए तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 10 को करेंगे तो 10 चौके 40 प्लस कितना हो जाएगा 8 7 15 10 यानी कि 150 हो जाएगा। इक्वल टू जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9×5 = 45 एक्स हो जाएगा। ये देखिए 9×5 = 45 एक्स हो जाएगा, और 15 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 135 हो जाएगा। यही होगा 135। अब इसको और आगे सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, 45 में से 40 जाएगा तो 5 एक्स बचेगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आपके सामने 15 बच जा रहा है। यानी एक्स का वैल्यू आपके सामने निकल कर कितना आ गया, तो 3 आपके पास निकल करके आ गया एक्स का वैल्यू। इतना क्लियर है। एक्स का वैल्यू आपको कितना मिल गया, तो आप कहेंगे कि 3 निकल कर आ गया है, और उनकी वर्तमान आयु का योगफल पूछा हुआ है। तो देखिए इनका रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे कि 4 एक्स है और प्लस 5 एक्स है। ये दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। लेकिन 7 साल पहले का है ये, और वर्तमान में आने के लिए दोनों का 7 साथ जोड़ना पड़ेगा, 7 इसका और 7 इसका, यानी कि 14 साल जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 × 27 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू हमने 3 निकाला था, तो 9x, तो 9 × 27 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 7 7 14 हो जाएगा। यानी कि अब जब ऐड कर रहे हैं दोनों को तो 41 साल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों का योग। यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बताइए, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी 41 ईयर आंसर कर रहे हैं 41 ईयर्स बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, इसको कैसे बनाते हैं बहुत ही आराम से समझिएगा, ये भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिएगा समझिएगा क्या क्वेश्चन क्या दिया है कि 74 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स जो है ये विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी वाई को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की 2/3 है तो रेलगाड़ी एक्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें जो भी गड़बड़ कर रहा है, ये रेलगाड़ी की जो लंबाई है इससे रिलेटेड पहले हम मामला को सेट कर लेते हैं। देखिए इसमें करेंगे क्या समझिएगा। अगर हम रेलगाड़ी एक्स की लंबाई को हम मान लेते हैं ए, ठीक है, और वाई का फिर क्या हो जाएगा, तो ये बोल दिया है 2/3 है, मतलब ए का क्या है 2/3 है, 2/3 है। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या है कि विपरीत दिशा में है ना, विपरीत दिशा में जब रहते हैं तो दोनों का चाल क्या बढ़ जाता है, स्पीड क्या हो जाता है कि बढ़ जाता है। बढ़ जाता है मतलब दोनों को ऐड करेंगे, जिसको हम रिलेटिव स्पीड भी बोलते हैं, सापेक्ष स्पीड भी बोलते हैं। तो सापेक्ष स्पीड जब आप निकालेंगे तो आप 74 को, ये देखिए 74 को और यहाँ पर 52 को क्या करेंगे, अब 52 को क्या करेंगे बताइए, दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद आपके पास कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे कि 126 किलोमीटर पर घंटा आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर मीटर में फाइंड आउट करना है ना, तो सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज करना होगा। तो करते हैं 126 इंटू क्या हो जाएगा 5/18 से इसको डिवाइड करते हैं, याद है ना आपको। चलिए इसको हम करते हैं, तो 18 कितना बार में जाएगा बताइए, 7 बार में चल जाएगा। 7 × 5 = 35, यानी कि 35 मीटर पर सेकंड हमारे सामने इफेक्टिव स्पीड निकल कर आ गया, यानी कि सापेक्ष स्पीड निकल कर आ गया आपके सामने। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करते हैं कि जो दोनों रेलगाड़ी का लेंथ है, वो दोनों ही रेलगाड़ी का जो लेंथ है वो ऐड होगा। इसका ए है और इसका कितना है 2a/3 है, यानी कि ए का 2/3 है, जैसा कि क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है। तो बस आप कर लीजिए, दोनों का लेंथ को पहले आप जोड़ लीजिए, यानी कि ए हो जाएगा प्लस 2a/3 हो जाएगा, और इसका स्पीड कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि स्पीड दिया हुआ है कितना, तो 35 मीटर पर सेकंड, जो अभी हमने फाइंड आउट किया था रिलेटिव स्पीड। और उसके बाद 12 सेकंड में पार करती है, तो 12 सेकंड, यानी कि ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, और नीचे आउट स्पीड हो गया, और ये आपका टाइम हो गया 12 सेकेंड। ठीक है, बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास वैल्यू निकल कर आ जाएगा। क्या वैल्यू इसका होगा, एक्स रेलगाड़ी की लंबाई जो पूछा हुआ है, फिर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप कहेंगे कि 3, अब जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 5a/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5a/3 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको उलट देंगे तो 1/35 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 सेकंड हो जाएगा, होगा बिल्कुल होगा। इसको सॉल्व करिएगा तो 5 से कितना बार में, तो 7 बार में। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 12 × 3 = 36, 36 को आप कितना से गुना कर लीजिए, 7 से गुना कर लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 7 × 6 = 42, और 7 × 21 = 4, कितना हो जाएगा बताइए, तो 25 हो जाएगा, यानी कि 252 मीटर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। और 252 मीटर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, कहीं तो मिलेगा ही, ये लीजिए मिल ही गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी अब डी आंसर कर रहे हैं डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। एक हम किसके बराबर माने थे, एक्स के बराबर ही माने थे और एक्स का ही वैल्यू यहाँ पर पूछा हुआ है ना, तो एक्स का वैल्यू हमारे सामने निकल कर आ गया है 252 और डी इस प्रश्न का उत्तर है। बोलिए समझ आए कि नहीं। चलिए 19 का आंसर करिएगा। ये लीजिए, इसको भी क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग से करेंगे, अदरवाइज हम कैलकुलेट करते रह जाएंगे। देखिए आपको क्या करना है कि जो थीटा का वैल्यू है वो हम मान लेते हैं कितना, 60 डिग्री मान लेते हैं और इसको देखते हैं कि इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। फिर आगे हम 30 मानकर देखेंगे। तो पहले 60 मानकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप क्या करिए कि 4 - 2। अब देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हमें करना होगा -5। अब कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 1/2 होता है, तो 1/2 कर लिए। बस इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो 4 हो जाएगा -3, क्योंकि रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा और ये 2 तो है ही, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, राइट। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। तो 4 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा और 3 बचेगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आप कहेंगे कि एलसीएम 2 होगा और इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, -3 2 5 8 हो जाएगा और ये 8 में से 8 जाएगा तो 0, 0 में से 2 डिवाइड करेंगे तो 0 ही इसका आंसर होगा, यानी कि 60 को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 60 डिग्री को ये सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन, मतलब आप थीटा की जगह पे आप 60 रख सकते हैं। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे रख दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो कोस कितना, कोस 60 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 1/2 होता है और टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 2 1 + 2 √2। ठीक है, ये आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, जिस भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर कहाँ पर। अच्छा देख लीजिए, मैंने क्या बताया था कि कोस 60 का कितना होता है, 1/2 होता है प्लस 10 का √3 होता है ना, यही हमने बताया था ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया था बताइए, तो 2 था और 1 + 2 √3 था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर था। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब उसके बाद लास्ट में देख लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन लगभग जब ये पूछ दिया है ना तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया है। ये जो लगभग है, लगभग के वजह से ये इसे सॉल्व करना थोड़ा सा आसान है। हालांकि जो हम इफेक्टिव निकालते हैं उसी के अनुसार निकालने की कोशिश करेंगे। आपको पता है ना कि पहले 2 का निकाल लेंगे, फिर जितना इफेक्टिव दोनों का आएगा फिर ये दोनों का निकाल लेंगे और जितना आएगा वही उसका समतुल्य क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 2 को पहले लेते हैं, यानी कि 22 और 17 ले लिए, माइनस क्या हो जाएगा, तो आप माइनस कहेंगे कि 22 × 1 ये कह सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, तो 100 हो जाता है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 39 हो जाएगा। माइनस कितना करेंगे तो आप देख लीजिए, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 4 34 और 3 37, और ये फिर पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। जब इसको आप माइनस कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए 4 6 2 और यहाँ पर 5, यहाँ 3, ये आपके सामने इतना निकल कर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये वाला वैल्यू और नेक्स्ट आपके सामने 11 का वैल्यू, दोनों का अब समतुल्य निकालिए। इसका हम डिस्काउंट निकालने की कोशिश करते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट हम निकाल रहे हैं, राइट। अब देखिए हमारे सामने कितना निकल कर आ गया, तो आप कहेंगे कि 35.26 आया था प्लस 11 हो जाएगा, माइनस 35.26 × 11 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे ही कुछ होगा। अप्रोक्स में निकालना है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जब आप करेंगे तो कितना हो रहा है बताइए, दोनों को ऐड करिए तो आप कहेंगे कि कितना हो जा रहा है, तो 5 और 1 6 और ये 46 2 6, ठीक है, ये हो रहा है। माइनस कितना कर रहे होंगे, तो लगभग आपको देख लीजिए कि डिवाइड करेंगे तो 38786, ठीक है, ये निकल कर आ रहा है। जब आप इसको क्या करेंगे कि 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि 3 माइनस करेगा तो 43 आपको लगभग 43 के आसपास कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो 43 के आसपास आपको 42 देखने को मिल रहा है।
राइट 42 देखने को मिल रहा है, तो 42 इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप ऑप्शन नंबर बी चूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर है। बोलिए समझ आए कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर। आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है गाइस, तो अब फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का सेशन आपको कैसा लगा सभी लोग कमेंट करेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आज लेते हैं विदा। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।